नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्ज्वल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिज़ायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज़ द डिज़ायर टू अचीव। मैंने आपके लिए एक पिक्चर लगा रखी है आज इस फर्स्ट स्क्रीन में, और पिक्चर है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इट मीन्स फॉरगेट योर पास्ट, बी इन योर प्रेजेंट एंड ट्राई टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। तो पहले दो पार्ट की काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। बात की थी हमने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की और क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस एंड ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मटेरियल। ऑन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस we have classified it into two parts. That was the primary manufacturing process, that was casting, and the another part was secondary manufacturing process. Secondary manufacturing process में तीन पार्ट थे: metal cutting, metal forming and metal joining processes. तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कास्टिंग के बारे में। तो आइए अपने थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं और बात करते हैं थ्योरी ऑफ मेटल फॉर्मिंग की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब किसी प्रोसेस में आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट की फाइनल शेप एंड साइज को ऑब्टेन करेंगे तो आपकी जो प्रोसेस है वो होगी मेटल फॉर्मिंग। फिर से एक बार, आप जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के थ्रू अपने वर्कपीस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के थ्रू फाइनल शेप एंड साइज को ऑब्टेन करेंगे तो प्रोसेस होगी आपकी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। ठीक है, छोटी सी पॉइंट यहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, दैट व्हाट इज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, व्हाट इज़ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मैंने एक छोटी सी पिक्चर भी यहाँ पे आपके लिए अटैच की है। दैट इज़ अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट होते हैं। मैंने जो अटैच की है दैट इज़ ऑफ डक्टाइल मटेरियल। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट है आपके पास जो कि पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पॉइंट ए को जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है उसकी थोड़ी डिस्कशन हम लोग करें तो बेसिकली ये जो पॉइंट ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका द प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए के बाद एक दूसरी पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक है, और पॉइंट बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी इल्ड पॉइंट को। ठीक है, इल्ड पॉइंट को आपकी पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके बाद जैसे ही आपकी जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी दैट विल बी इन द रेंज ऑफ योर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपकी होगी आफ्टर द पॉइंट बी क्रॉसेस। मतलब जब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जब आपकी ये पॉइंट बी के बाद की स्ट्रेस इंड्यूस होगी तो आपकी क्या होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पार्ट। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए कोई अगर आपसे ये पूछता है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं और मेटल को फाइनल शेप एंड साइज में ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या आपने अगर फोर्स अप्लाई किया तो आपकी मटेरियल फेल भी कर सकती है? तो नहीं। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है यहाँ दैट इज एबव द यील्ड स्ट्रेंथ बट बिलो द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ के लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी तो आपकी जो मटेरियल है वो फेल कभी नहीं करेगी। तो यहाँ तक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की पार्ट हो गई अबाउट द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब आइए कुछ और डिटेल डिस्कशन करते हैं और थोड़ी कुछ पॉइंट्स देखते हैं अबाउट द एडवांटेजेस। देखिए, अंडर द हेडिंग ऑफ योर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस बहुत सारे प्रोसेसेस को डिफाइन किया जाता है। हर प्रोसेस की अपनी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, बट अगर ओवरऑल हम बात करें पूरी की पूरी फॉर्मिंग पार्ट की, पूरी मेटल फॉर्मिंग पार्ट की, ठीक है, तो यहाँ जो कुछ मेजर एडवांटेज हैं हम उन्हें ही बस मेंशन करेंगे।
तो इनकी जो मेजर एडवांटेजेस है वो ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी क्वालिटी पे आपकी कंट्रोल ज़्यादा होगी, और तीसरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ that the mechanical properties of your product you are producing with the help of your metal forming processes that will be of better with respect to any other manufacturing process. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गई कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके मेटल फॉर्मिंग से जो रिलेट हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी डिस्कशन की है दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ योर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। देखिए बहुत सारी प्रोसेस डिफाइन की गई है, बट इन प्रोसेस की एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन की अगर थोड़ी डिस्कशन हम लोग करें तो क्लासिफिकेशन की भी कई बेसिस है। ठीक है, पहली जो डिस्कशन हम लोग करेंगे पॉइंट दैट इज़ द क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड अपॉन द डिफॉर्मेशन पार्ट, मतलब किस तरीके की डिफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है उस अकॉर्डिंगली आप क्लासीफाई कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। देखिए पहली पार्ट जो है दैट इज़ अ बल्क फॉर्मिंग पार्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द बल्क फॉर्मिंग, आपने कितनी डिफॉर्मेशन की ज़रूरत है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। और इस हेडिंग के अंदर आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस आती है, फॉर्जिंग है, रोलिंग है, एक्सट्रूशन है, और भी कई प्रोसेसेस हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, और अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली है कि ये जो प्रोसेसेस हैं दैट इज़ द बल्क फॉर्मिंग पार्ट, इनमें इनकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती है। शेप एंड साइज तो चेंज होती ही है, बट इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया में भी वेरिएशन आती है। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ योर शीट मेटल फॉर्मिंग पार्ट। अब शीट मेटल फॉर्मिंग और इसमें मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि शीट मेटल फॉर्मिंग के लिए आपकी जो क्रॉस सेक्शन है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, सिर्फ आप उनके शेप को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बॉक्सेस बनते हैं, स्टील के एल्युमिनियम के बॉक्सेस बनते हैं, एंड पंचिंग एक ऑपरेशन है, एक ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आपकी शीट मेटल फॉर्मिंग के अंदर आती है। तो चीज़ें उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। कुछ और भी क्लासिफिकेशन डिफाइन की गई है। द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ योर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ योर बेस मटेरियल वर्क पीस यू आर गोइंग टू यूज। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर तो क्लासिफिकेशन की गई है इनकी 3 डिफरेंट पार्ट्स में। पहली है आपकी कोल्ड वर्किंग, सेकेंड है आपकी वार्म वर्किंग, और तीसरी है आपकी हॉट वर्किंग। अगर आपकी वर्किंग टेम्परेचर जिसे हमने टीएम से डिफ़ाइन किया है, जिसे हमने यहाँ पे टीएम से डिफ़ाइन किया गया है, अगर ये जो टीएम है, ठीक है, अगर इसकी जो वैल्यू है वो that is less than 0.4 of TMP, we will say that the process is cold working। ठीक है, बट अगर आपकी जो टेम्परेचर है, the temperature you are working of your workpiece, if it varies between the range of 0.4 to 0.6 TMP, then it is a warm working operation. If the temperature of working is increased above 0.6 of TMP, then you can define it as hot working process। यहाँ TM जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है द टेम्परेचर, द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, अब एक छोटी सी पॉइंट यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको बताई गई है, मेंशन कर रखी है मैंने कि with respect to example of that ship which was named as Titanic which sank। ठीक है, एक्चुअली एक कॉलिजन हुई थी एक फ्लोटिंग आइसबर्ग की with the ship and the shearing was observed in the material of the ship, जिसकी वजह से आपकी जो शिप थी वो लास्टली शिंक कर गई थी। तो वहाँ जो मटेरियल यूज़ हुई थी आपके शिप को बनाने के लिए that was a कोल्ड वर्क आयरन, जिसकी वजह से वहाँ उनकी जो मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो वीक थी और
बहुत ईजिली वहाँ शेयरिंग हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था आपके आयरन में, एंड द वाटर इंटर्ड इनटू द शिप काउजिंग द एक्सीडेंट विच हैपेंड देयर। तो ये एक एग्जांपल था। उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। एक छोटी सी पॉइंट और है डिस्कशन की अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। दैट इज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर डिफाइन की गई है, दैट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर विथ रेफरेंस टू द मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में इसे डिफाइन किया गया है। आपने बहुत डिटेल अगर मटेरियल साइंस पढ़ी है तो आपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का नाम जरूर सुना होगा। बेसिकली दैट इज अ टेम्परेचर above which a new crystal formation starts in your workpiece। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बेसिस पे भी डिफाइन की गई है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। देखिए, अगर आपकी वर्किंग टेम्परेचर दैट इज बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, देन वी विल बी डिफाइनिंग इट एज cold working operation. If the process is done on the recrystallization temperature, you will say that it is a example of warm working, and if the temperature is above recrystallization temperature, you will say it as hot working। तो यहाँ तक बेसिक आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। तीन तरीके की क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। टू was on the basis of your temperature, and the first one was on the basis of processes deformation being obtained, being required for your manufacturing process। ठीक है, अब छोटी मोटी कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्कशन यहाँ हम लोग करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको याद होगी। पहली लेक्चर जहाँ हमने डिफाइन की थी आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वी डिफाइंड इट एज a value addition process of converting raw material into semi finished और finished products। अब सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बात वहाँ हमने की थी, और इस बेसिस पे हमने डिफाइन की थी कुछ टर्म्स थी हमारी। इनगॉट थी, बिलेट थी, ब्लूम थी और बास थी। ठीक है, तो बेसिकली इनगॉट्स हैं क्या, इसकी डिफिनेशन आज हम लोग जानेंगे। देखिए, जब आप अपने ब्लास्ट फर्नेस से मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं तो इनिशियल फर्स्ट शेप जिसकी कास्ट जो आप कास्ट करते हैं, उन सारे शेप्स को इनगॉट कहा जाता है। दैट इज द बेसिक रॉ मटेरियल यू क्रिएट आफ्टर पोरिंग द मोल्टेन मेटल फ्रॉम योर ब्लास्ट फर्नेस। देखिए, स्टील की अगर बात करें तो ये एक एग्जांपल है, ये जो कि दिखा रही है एक शेप ऑफ इनगॉट दैट इज ऑफन ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ blast furnace material that is often obtained in case of your steel। ठीक है, अब देखिए एक और तरीके की कुछ और तरीके की यहाँ आपको इनगॉट्स दिखाए हुए हैं। तो बहुत सारी मटेरियल की कास्टिंग होती है, बहुत सारे मटेरियल को ऑब्टेन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बीइंग पोर्ड। अ डिफरेंट साइज ऑफ इनगॉट्स हैज़ बीन डिफाइंड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। उम्मीद है इनगॉट्स की बातें आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनगॉट्स को की डिफिनेशन अगर यहाँ देखें तो इज़ द फर्स्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड आफ्टर मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, अगर सेकेंड स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करें तो जब आप इनगॉट्स को काट के छोटा करते हैं तो आपकी फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट है, वो जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसे हम लोग ब्लूम्स के नाम से डिफाइन करते हैं। अगर ब्लूम्स के साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ डिफाइन की गई है 6 × 6 इंच की क्रॉस सेक्शन, 6 ठीक है, 6 इंच की क्रॉस सेक्शन में डिफाइन किया जाता है आपके ब्लूम्स को। कुछ और भी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। वन इज़ द बिलेट which is having a cross section area of 1.5 inch square। ठीक है, ऐसे ही एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट डिफाइन की है, दैट इज स्लैब विच इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 इंच और मोर वाइड एंड 1.5 इंच और मोर थिक। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी डिस्कशन हो गई ऑन द डिफरेंट सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है,
अब देखिए एक छोटी सी पॉइंट और है, डेट इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट विच इज डिफाइंड। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स को, कभी कभी पूछा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू योर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, बट फिर भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये चीज़ें जानना जरूरी है। देखिए 3 पार्ट डिफाइन की गई है फ्लैट प्रोडक्ट्स के लिए, डेट इज़ द फर्स्ट वन इज़ योर प्लेट। अगर आपकी जो प्लेट है उसकी थिकनेस T इज़ मोर देन 5 mm, देन यू विल कॉल इट एज अ प्लेट। बट इफ द थिकनेस इज लेस देन 5 mm and the width is more than 600 mm, it will be a sheet. And if the thickness is also less than 5 mm and the width is also less than 600 mm, then it will be defined as a strip. तो उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर है। अब देखिए थोड़ी डिस्कशन करेंगे ऑन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड या being observed with respect to material forming operations like cold working and hot working। अब देखिए कुछ मेजर डिफरेंस हैं दोनों जो आपके प्रोसेसेस हैं कोल्ड वर्किंग की और हॉट वर्किंग की। इन दोनों प्रोसेसेस के अपने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर बात करें हम लोग थोड़ी सी अबाउट द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है ड्यू टू द वर्क हार्डनिंग। ठीक है, अब कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन के दौरान जब आपकी प्रोडक्ट आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ कोई श्रिंकेज ऑब्जर्व नहीं की जाती है और जो आपकी डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है डेट इज़ ऑल्सो बेटर विथ रिस्पेक्ट टू योर हॉट वर्किंग ऑपरेशंस। ठीक है, देखिए अगर थोड़ी हम लोग इस बात पे डिस्कशन करें अबाउट द फोर्स एंड लोड रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली ड्यू टू द डिफॉर्मेशन बीइंग कैरिड ऑन द लोअर टेम्परेचर द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स एंड पावर इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर आप ब्रिटल मटेरियल की कोल्ड वर्किंग करना चाहें तो आपकी प्रोसेस क्या होगी, इकोनॉमिकल नहीं होगी। और वैसे मटेरियल्स लाइक ब्रिटल मटेरियल्स की अगर आपको वर्किंग करनी है तो यू विल चूज़ द हॉट वर्किंग मेथड्स। ठीक है, बट अब इसी तरीके से कुछ और भी पॉइंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर हॉट वर्किंग। ठीक है, हॉट वर्किंग के साथ एक मेजर इशू ये है कि ड्यू टू द एलिवेटेड टेम्परेचर द मटेरियल सरफेस इज हैविंग द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आफ्टर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्शन होगी, टेम्परेचर लोअर होगी। ठीक है, तो आपकी डायमेंशनल एक्यूरेसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। दूसरी पॉइंट ये है कि ड्यू टू द एलिवेटेड टेम्परेचर आपकी जो टेंडेंसी होगी ऑफ स्केल फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन ऑफ योर सरफेस दैट विल इंक्रीज। ठीक है, अब एक पॉइंट और ये है कि आपकी जो फोर्स एंड पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी इन द केस ऑफ योर हॉट वर्किंग। कोल्ड वर्किंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो कोल्ड वर्किंग है उस ऑपरेशन के दौरान जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं, ठीक है, वो भी जनरेट हो सकते हैं ड्यू टू द एक्सेस वर्क cold working defect, due to the excess cold working defect like internal crack might appear in the process that is limited to the low strength ductile material only, otherwise power requirement will also increase। तो इस पॉइंट की डिस्कशन हम कर चुके हैं। और अगर हॉट वर्किंग के बारे में एक पॉइंट अगर सरफेस फिनिश की थोड़ी सी डिस्कशन करें तो हॉट वर्किंग के केस में सरफेस फिनिश की वैल्यू आपकी बहुत अच्छी नहीं होती है ड्यू टू द स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ योर आउटर सरफेस। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं अबाउट द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देखिए व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज द डिफॉर्मेशन above the limit of your elastic deformation। elastic deformation means आपने अगर एक रबड़ को खींचा, रबड़ को छोड़ने के बाद that will regain its
shape. This is also the tendency with the materials, with the metals, when it is when the force is applied up to a certain limit. But यही जो certain limit है, इसे ही हम लोग elastic limit कहते हैं. बट अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो जो डिफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी that will be your plastic deformation, that will be your permanent deformation. देखिए, अगर थोड़ी डिस्कशन इस बारे में करें कि क्यों ये डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों ऑब्जर्व होती है, तो ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है, ये होती है ड्यू टू द स्लिप ऑफ प्रोसेस, ड्यू टू ट्विनिंग ऑफ बाउंड्रीज, ड्यू टू ग्रेन फ्रैगमेंटेशन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एटम एंड लैटिस डिस्टॉर्शन. मतलब ये मैकेनिज्म हो गए ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इसकी डिस्कशन हम लोग मटेरियल साइंस में करेंगे, या अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी. ठीक है, अब एक छोटी सी पॉइंट है अबाउट द बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस. देखिए, बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस, व्हाट इज बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस? जब आप अपने वर्क पीस में बहुत मेजर वेरिएशन इन डायमेंशन को करने की कोशिश करते हैं, मीन्स यू नीड टू हैव अ लार्जर डिफॉर्मेशन, then you will say that the bulk deformation process is being conducted. These process involve large amount of plastic deformation. देखिए, यहाँ जो क्रॉस सेक्शन होती है, इसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि यहाँ बल्क डिफॉर्मेशन के प्रोसेस में आपकी जो क्रॉस सेक्शन है उसकी भी वेरिएशन होती है, बट द नेट वॉल्यूम ऑफ योर वर्क पीस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि आपकी जो बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें द रेशियो ऑफ योर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल. ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो आपके कंडक्ट किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ योर बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस, दैट इज मेनली हॉट और वार्म वर्क. ठीक है, मतलब बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए आप मेनली हॉट वर्किंग या वार्म वर्किंग को प्रेफर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस. ठीक है, स्टिल कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिन्हें रूम टेम्परेचर पे भी कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन की जाती है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं की जाती, हाँ की जाती है. ठीक है, देखेंगे वन बाय वन सारे प्रोसेसेस की डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे. अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. स्टील फॉर्मिंग प्रोसेसेस क्या है, इसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. वहाँ भी हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी कि यहाँ इन प्रोसेसेस में बेसिकली आपके जो वर्क पीस होते हैं उनके शेप एंड साइज को चेंज किया जाता है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ योर रॉ मटेरियल वर्क पीस रिमेन्स द कांस्टेंट. ठीक है, ठीक है, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. और यहाँ इस पॉइंट पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया टू वॉल्यूम की जो रेशियो है वो आपकी काफ़ी हाई होती है. ठीक है, शीट मेटल वर्किंग ऑपरेशन आर ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन थिन less than 5 mm sheets, sprit or coils of metal by means of set of tools called punch and die on machine tool called stamping presses. Stamping presses एक एग्जाम्पल है आपकी जहां हम लोग शीट मेटल की ऑपरेशन करते हैं. बेसिकली दो डाइज होते हैं, एक अपर डाई होता है, एक लोअर डाई होता है. एक को आप पंच कहेंगे, दूसरे को आप डाई कहेंगे. ठीक है, ये क्या होती है, कैसे होती है, सारी चर्चा हम लोग करेंगे. पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन है. ठीक है, तो डिस्कशन करेंगे वहाँ, काफ़ी डिटेल डिस्कशन में आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे. अभी जस्ट हम लोग ब्रीफ में इतना ही डिस्कस करते हैं. दो पार्ट होते हैं डाइज के, एक अपर डाई होती है, एक लोअर डाई होती है. एक को पंच कहेंगे, दूसरे को डाई कहेंगे. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपकी शीट मेटल ऑपरेशंस होती है वो आपकी कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस होती है. ठीक है, अब एक छोटी सी पॉइंट है आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग की. व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग? किसी भी मटेरियल वर्क पीस को
पे आप लगातार वर्किंग करते हैं, बेसिकली कोल्ड वर्किंग करते हैं, तो लोअर टेम्परेचर होने की वजह से ना ही रिकवरी होती है, ना ही ग्रेन ग्रोथ होती है, ना ही रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, नए क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये बार बार जो वर्किंग हो रही है, कोल्ड वर्किंग हो रही है, इस वजह से आपकी जो मटेरियल है उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है टू डिफॉर्म विद द ब्लो ऑफ योर फोर्स। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनकी डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी धीरे धीरे घट जाती है। तो ये जो टेंडेंसी घट जाती है दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन योर हार्डनेस ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज ऑफ योर स्ट्रेंथ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, तो यही सारी पॉइंट्स है, अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। व्हेन मेटल इज फॉर्म्ड इन कोल्ड स्टेट देयर इज नो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्रेन एंड दस रिकवरी फ्रॉम grain distortion or fragmentation does not takes place. As grain deformation proceeds, greater resistance to this action result in increase in hardness and strength, i.e. strain hardening. तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें यहाँ तक क्लियर है आप। अब देखिए एक पॉइंट आती है आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग? देखिए, जब किसी भी मटेरियल वर्क पीस को पे आप लगातार वर्किंग करते हैं, बेसिकली कोल्ड वर्किंग करते हैं, तो लोअर टेम्परेचर होने की वजह से ना ही रिकवरी होती है, ना ही ग्रेन ग्रोथ होती है, ना ही रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, नए क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये बार बार जो वर्किंग हो रही है, कोल्ड वर्किंग हो रही है, इस वजह से आपकी जो मटेरियल है उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है टू डिफॉर्म विद द ब्लो ऑफ योर फोर्स। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनकी डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी धीरे धीरे घट जाती है। तो ये जो टेंडेंसी घट जाती है दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन योर हार्डनेस ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज ऑफ योर स्ट्रेंथ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, तो यही सारी पॉइंट्स है, अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। व्हेन मेटल इज फॉर्म्ड इन कोल्ड स्टेट देयर इज नो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्रेन एंड दस रिकवरी फ्रॉम ग्रेन डिस्टॉर्शन और फ्रैगमेंटेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। एज ग्रेन डिफॉर्मेशन प्रोसीड्स, greater resistance to this action result in increase in hardness and strength, i.e. strain hardening. तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें यहाँ तक क्लियर है आपको। एक पॉइंट है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो बेसिकली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ आपकी एक कोल्ड वर्क मटेरियल में नए क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है विद इन द टाइम ऑफ 1 आवर। तो उस टेम्परेचर को जिस पे 1 घंटे के अंदर इस पूरी जो कोल्ड वर्क मटेरियल है इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, वो उस मटेरियल की रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के तौर पे डिफाइन की जाती है। तो यू कैन से दैट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कोल्ड वर्क मेटल अकर्स विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई आपकी अबाउट द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी मटेरियल की रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मिंग की बात करें, मेटल फॉर्मिंग की बात करें, तो on the basis of your recrystallization temperature, if the work is being done above recrystallization temperature, you are doing hot working. If it is below the recrystallization temperature, you are doing cold working. ठीक है, इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। बेसिकली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे होती ये चीज़ है कि आपकी जो कोल्ड वर्क
मटेरियल है उनके जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, कोल्ड वर्क मटेरियल के जो ग्रेन्स हैं उन्हें रिप्लेस किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाती हैं विथ द स्ट्रेन फ्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वी-एक्स्ड ग्रेन्स, ठीक है। मतलब अब जो नए ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर स्ट्रेन नहीं है, और उनकी साइज़ की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इनकी साइज इक्वी-एक्स्ड होती है, ठीक है, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स व्हेन द मटेरियल रीचेज इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें पॉइंट्स आपको क्लियर है। RX टेम्परेचर, हाँ देखिए एक छोटी सी पॉइंट और है, डेट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क a material has already received. The higher the cold working, the lower would be its recrystallization temperature, that is RX temperature, ठीक है। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की रेंज की थोड़ी डिस्कशन करें कि किस रेंज में इनकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होती है, तो इट रेंजेस बिटवीन 1/3 to 1/2 ऑफ योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। अगर प्योर मेटल की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर प्योर मेटल द RX टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 टाइम्स ऑफ योर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हाँ कुछ और भी पॉइंट्स हैं, डेट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। फॉर एन एलॉय द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज 0.5 टाइम्स ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन केल्विन, ठीक है। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके मटेरियल्स हैं उनके बारे में डिफाइन किया गया है कि फॉर लीड एंड टिन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज बिलो रूम टेम्परेचर। फॉर कैडमियम एंड जिंक इट्स द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर। फॉर आयरन it is about 450 degrees C, and for steel the recrystallization temperature is about 1000 degree C. एक छोटी सी पॉइंट और मेंशन्ड है, फाइनल इज द इनिशियल ग्रेन साइज, लोअर विल बी द RX टेम्परेचर। RX टेम्परेचर की वैल्यू उतनी ही लोअर होगी जितनी फाइनल आपकी ग्रेन की साइज होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विथ रिस्पेक्ट टू योर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देखिए बेसिकली अगर आप किसी मटेरियल को, किसी वर्कपीस को हीट करते हैं अप टू द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो क्या होती है पहले वो समझिए। ये पूरी की पूरी प्रोसेस 3 स्टेज में फॉरवर्ड होती है। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आपकी रिकवरी की। रिकवरी जो पार्ट है वहाँ बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं आपके वर्कपीस के, वो फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से रिस्टोर होते हैं विदाउट एनी चेंज इन योर माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। माइक्रो स्ट्रक्चर की बात मटेरियल साइंस की नॉलेज से थोड़ी आप जानते होंगे, अगर नहीं तो मटेरियल साइंस जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये इन सारी चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेज होती है रिकवरी, जहाँ आपकी जो वर्कपीस की आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिस्टोर होती है विदाउट एनी चेंज इन योर माइक्रो स्ट्रक्चर। अब रिकवरी के बाद आपकी सेकेंड स्टेज आती है रिक्रिस्टलाइजेशन की। रिक्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली जो स्ट्रेंड पार्ट्स होते हैं, स्ट्रेंड आपके ग्रेन्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंड जो ये होती है प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है एंड दैट डेवलप्स इनटू स्ट्रेन फ्री एंड इक्वी-एक्स्ड ग्रेन, ठीक है। और थर्ड पार्ट होती है, अगर इस टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है, आपने अपने वर्कपीस को मेंटेन किया है इस टेम्परेचर पे, तो थर्ड पार्ट इंक्रीजेज। थर्ड पार्ट विच कम्स इज योर ग्रेन ग्रोथ। अब देखिए ग्रेन ग्रोथ की पार्ट में बेसिकली 3-4 स्टेप होते हैं। पहले तो आपकी ग्रेन की साइज़ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब ग्रेन की साइज जब इंक्रीज़ होती है जो तो नंबर ऑफ ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और नंबर ऑफ एटम्स जो होती है
वो आपकी डिक्रीज होती है, बाउंड्री लेयर जो होती है वो कम होती है, और इन स्ट्रक्चर्स की, इन एटम्स की जो बाउंड्री लेयर होती है वो कम होती है, और सरफेस एनर्जी आपके वर्कपीस की क्या होती है, कम हो जाती है। तो इन 3 स्टेज में डिफाइन किया गया है द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ व्हेन यू मेंटेन योर वर्कपीस ऑन अ एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, अब इतना समझने के बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं डैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू योर ग्रेन ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपकी वो ग्रेन ग्रोथ की है। तो बेसिकली ग्रेन ग्रोथ में अगर आप अपने वर्कपीस को मेंटेन करते हैं एट द एलिवेटेड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो वहाँ इन जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं, इनकी रिक्रिस्टलाइजेशन होती है। ठीक है, कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन होती है इफ़ द मटेरियल इज़ left at elevated temperature. Grain growth does not need to be preceded by recovery and recrystallization. It may occur in all polycrystalline material. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहले रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन हो फिर ही ग्रेन ग्रोथ हो, बट ये कुछ ऐसे मटेरियल्स में भी हो सकती है जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल हों। ठीक है, अब यहाँ जो ड्राइविंग फोर्स होती है in this process of grain growth is reduction in grain boundary energy. In contrary to recovery and recrystallization, driving force for this process is reduction in grain boundary energy. ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं आपके विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेन ग्रोथ कि आपकी जो ग्रेन ग्रोथ हो रही है ये बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू योर वर्क पीस, क्योंकि जो ग्रेन ग्रोथ होती है उनकी वजह से कुछ ऐसे इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपके वर्क पीस में नहीं होती है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम एंड इनसॉल्युबल second phase particle are effective in retarding the grain growth. अगर आपकी जो वर्क पीस है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ एटम हैं या फिर इनसॉल्युबल सेकेंडरी फेज पार्टिकल हैं, तो ये रिटार्ड करती है आपकी ग्रेन ग्रोथ की टेंडेंसी को। ठीक है, ग्रेन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है डैट इज़ ऑन द टेम्परेचर पे आपकी ग्रेन ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गई विथ रिस्पेक्ट टू योर ग्रेन ग्रोथ। डिस्कशन की हमने द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर रिक्रिस्टलाइजेशन, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ व्हेन यू विल कीप योर टेम्परेचर एट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब देखिए थोड़ी डिस्कशन हम लोग करते हैं अबाउट द कोल्ड वर्किंग एंड द हॉट वर्किंग ऑफ योर फाइनल वर्क पीस विच इज़ गोइंग टू बी वर्कड। ठीक है, अब देखिए कोल्ड वर्किंग की भी अपनी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और हॉट वर्किंग की भी आपकी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर कोल्ड वर्किंग की डिस्कशन करें तो अगर आपने अपने वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है लोअर दैन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो वर्क पीस हो रही है वो कोल्ड वर्क हो रही है। ठीक है, अगर थोड़ी एडवांटेजेस की डिस्कशन हम लोग करें तो कोल्ड वर्किंग की जो मेजर एडवांटेजेस है वो ये है कि आपकी एक्यूरेसी बेटर होती है और टॉलरेंस जो होती है वो क्लोजर टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस और एक्यूरेसी की बेटर होने की वजह ये है कि एलिवेटेड टेम्परेचर नहीं होने की वजह से जो डायमेंशनल श्रिंकेज ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इन केस ऑफ हॉट वर्किंग वो यहाँ नहीं होती है। इस वजह से एक्यूरेसी और टॉलरेंस यहाँ बेटर होती है। सरफेस फिनिश की वैल्यू भी कोल्ड वर्किंग के केस में आपकी बेटर होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ योर स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन नहीं होती है, उसकी वजह से यहाँ सरफेस फिनिश की वैल्यू भी थोड़ी बेटर होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ योर कोल्ड वर्क पीस। ठीक है, ग्रेन फ्लो की अगर थोड़ी डिस्कशन करें तो ग्रेन फ्लो ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन कैन काउज डिजायरेबल डायरेक्शन प्रॉपर्टीज टू द प्रोडक्ट।
ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, दैट इज नो हीटिंग एंड वर्क इज रिक्वायर्ड and the instrument which is required is not that much costly that you need in your hot working operation, because at higher temperature जो एक्सपोजर होती है हाइयर टेम्परेचर की उसको रेसिस्ट करने के लिए आपको आपके इंस्ट्रूमेंट्स की भी वैसी ही ज़रूरत पड़ती है। बट यहीं अगर दूसरे पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करें कि पावर और फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज इंक्रीज्ड इन योर कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है। क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर पे जो टेंडेंसी ऑफ गेटिंग डिफॉर्मेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है ड्यू टू द एलिवेशन इन टेम्परेचर, बट कोल्ड वर्किंग के दौरान उस चीज़ को नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ फोर्स एंड पावर की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ और भी आपके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस आप कह सकते हैं ऑफ कोल्ड वर्किंग, दैट इज स्टार्टिंग सरफेस जो होती है वो आपकी बिल्कुल ही क्लीन होनी चाहिए विदाउट एनी स्केल और डर्ट, ठीक है। एक दो और पॉइंट है दैट इज डक्टिलिटी एंड स्ट्रेन हार्डनिंग लिमिट्स द डिफॉर्मेशन दैट यू नीड इन योर वर्क पीस। अगर आपको ज़्यादा डिफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो कुछ कोल्ड वर्किंग करने के बाद आपको इसकी हीट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। हीट ट्रीटमेंट के दौरान क्या होगी, रिकवरी होगी, रिक्रिस्टलाइजेशन होगी। और अगर आपने कुछ ज़्यादा टाइम तक अपने वर्क पीस को एक्सपोज कर रखा है एट हाइयर टेम्परेचर तो इसकी ग्रेन ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डिफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आपको कोल्ड वर्किंग के बाद थोड़ी ही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, फिर से आपको कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा टू ऑब्टेन द डिजायर्ड डिफॉर्मेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गई विथ रिस्पेक्ट टू योर डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ कोल्ड वर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारी यही कह रही है कि इन सम ऑपरेशंस मेटल मस्ट बी एनील्ड टू अलाउ फर्दर डिफॉर्मेशन। इसी की डिस्कशन मैंने अभी की थी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जहां आपको अगर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले उनकी कोल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर आपको उसकी हीट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। एंड एनिलिंग विच इज़ हेयर इज़ द सेम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। एनिलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसको करने के बाद आप फर्दर डिफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारी ये है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी डक्टिलिटी इतनी कम होती है जिसकी वजह से आप कोल्ड वर्किंग की प्रोसेस को नहीं कंसीडर कर सकते हैं उन मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ आपको डायरेक्टली हॉट वर्किंग ही करनी पड़ेगी। यहाँ एक फिगर के हेल्प से मैंने शो करने की कोशिश की है कि कैसे आप जब किसी मटेरियल के लिए ऑपरेशन कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस करते हैं तो उनकी डक्टिलिटी विथ इंक्रीजिंग ऑफ कोल्ड वर्क डिक्रीज इन डक्टिलिटी इज ऑब्जर्व्ड एंड इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और ये कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर्स भी शो करने की कोशिश की है मैंने यहाँ इस पॉइंट पे। बेसिकली ये जो आपकी फिगर है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये जो फिगर है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप मटेरियल को ओरिजिनली यूज़ करने की कोशिश करते हैं फॉर द कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन तो आपकी ओरिजिनल जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखती है, और यहाँ कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन करने के बाद आपकी मटेरियल की जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चेंज हो जाती है। और इस ग्राफ के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से इसकी डक्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ दूसरे पार्ट में इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है और हार्डनेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजिंग ऑफ योर विथ इंक्रीज ऑफ योर कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर है। अगली जो पॉइंट है हमारी हॉट वर्किंग की, उस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। बेसिकली हॉट वर्किंग मीन्स दैट यू आर वर्किंग एट द टेम्परेचर विच इज़ एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ
हॉट वर्किंग के दौरान कुछ वर्कपीस की जो इम्प्योरिटीज़ होती है, कुछ डिफेक्ट्स जो होते हैं लाइक पोरोसिटी, वो आपकी काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है विद द प्रोसीडिंग ऑफ योर हॉट वर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ जो ग्रेन स्ट्रक्चर होती है वो भी आपकी रिफाइंड हो जाती है विद द हॉट वर्किंग ऑपरेशंस। अगर कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू योर हॉट वर्किंग ऑपरेशन, दैट इज़ कि आपकी अगर जो वर्कपीस है उसमें कुछ स्लैग टाइप की इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, तो वो हॉट वर्किंग के साथ पूरी की पूरी वर्कपीस में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। और अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कुछ ऐसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक टफनेस, परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एंड रेसिस्टेंस टू शॉक एंड वाइब्रेशन। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्प्रूव करती है विद द हॉट वर्किंग ऑफ योर वर्कपीस, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस इनकी ये है कि फॉर द हॉट वर्किंग ऑपरेशन द टूल नीडेड आर एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर सरफेस फिनिश की थोड़ी डिस्कशन करें तो सरफेस फिनिश यहाँ थोड़ी पुअर होती है ड्यू टू द रैपिड ऑक्सीडेशन एंड स्किल फॉर्मेशन ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। कुछ और भी आपकी लिमिटेशंस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉट वर्किंग ऑपरेशन, दैट इज पुअर सरफेस फिनिश, क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड ड्यू टू द थर्मल solidification which is obtained, thermal contraction which is observed after the hot working operations, ठीक है। अब कुछ हम लोग माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज की बात करेंगे, थोड़ी डिस्कशन करेंगे अबाउट द माइक्रो स्ट्रक्चर विच अकर्स ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ रोलिंग के एक प्रोसेस को एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करके आपको शो करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर इस पॉइंट पर बात करें जहाँ आपकी मटेरियल इंसर्ट हो रही है इनटू द रोलिंग पार्ट, हॉट रोलिंग की कंसिडरेशन है, और अगर आप यहाँ इनके माइक्रो स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें तो इनके माइक्रो स्ट्रक्चर थोड़े डिस्ट्रीब्यूटेड से हैं यहाँ पे, बट आफ्टर द वर्कपीस इज़ गेटिंग डिफॉर्म्ड, जब डिफॉर्मेशन हो रही है तो डिफॉर्मेशन के साथ देखिए यहाँ ग्रेन्स की भी डिफॉर्मेशन शो हो रही है, यहाँ जो ग्रेन्स हैं इनकी भी डिफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और जब डिफॉर्मेशन हो जाती है तो यहाँ सिंस द टेम्परेचर इज़ हाई इट द फेवर्स द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ योर वर्कपीस, रिक्रिस्टलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। और जब आपकी टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू योर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो जो ऑब्टेन्ड ग्रेन साइज है वो आपकी रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। द इफेक्ट ऑफ एनीलिंग टेम्परेचर ऑन माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड वर्क मेटल्स, ठीक है। यहाँ एक फिगर की हेल्प से, कई फिगर, 4 फिगर की हेल्प से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक वर्कपीस आपने चूज़ किया जिसकी इनिशियल जो माइक्रो स्ट्रक्चर है अगर इस तरीके से विजिबल है, तो आफ्टर द कोल्ड वर्क इज़ डन, कोल्ड वर्किंग जब इनकी कंप्लीट हो जाती है और इन्हें एलिवेटेड टेम्परेचर पे प्लेस किया जाता है, तो कुछ इस तरीके की चेंजेस माइक्रो स्ट्रक्चर में नोटिस की जाती है। ये फर्स्ट सेकंड फिगर जो है ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आफ्टर द कोल्ड वर्क मटेरियल इज मेंटेन्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाउ द माइक्रो स्ट्रक्चर विल अपीयर ड्यूरिंग द रिकवरी पार्ट, ठीक है। जब आपकी रिकवरी कंप्लीट हो गई तो आपने अगर उस टेम्परेचर, उस वर्कपीस को उस एलिवेटेड टेम्परेचर पे मेंटेन कर रखा है, तो ये थर्ड फिगर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से नए क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे एंड हाउ द process of recrystallization will complete in this part and microstructure will appear here, ठीक है।
सेकेंड पार्ट जो है, यहाँ थर्ड पार्ट जो है ये आपको आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन माइक्रोस्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश है। और जो थर्ड लास्ट फिगर है, फोर्थ पार्ट, यहाँ आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाउ द माइक्रोस्ट्रक्चर अपीयर्स आफ्टर द ग्रेन ग्रोथ कंप्लीट्स। तो उम्मीद है इन फिगर्स के थ्रू हेल्प से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्ट्रक्चर की वेरिएशन को ऑब्टेन किया जा सकता है ड्यूरिंग अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस एंड ड्यूरिंग अ हॉट वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, अब एक छोटी सी पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट द वार्म फॉर्जिंग। अब देखिए, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके कोल्ड वर्किंग के, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके हॉट वर्किंग के। तो वार्म फॉर्जिंग बेसिकली एक मिक्सचर है विथ रिस्पेक्ट टू योर कोल्ड फॉर्जिंग एंड हॉट फॉर्जिंग। इन दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके आपके वार्म फॉर्जिंग को कंडक्ट किया जाता है टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम रिजल्ट। बेसिकली जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे किसी मटेरियल को ट्रीट कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी वार्म फॉर्जिंग की ऑपरेशन हो रही है। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड एट टेम्परेचर intermediate to the hot working and cold working is known as warm forging, warm forming। ठीक है, compared to hot forming it produce less scaling and decarburization, better dimensional precision and smoother surface। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस warm forging, that is compared to cold forming it reduces load and increases the material ductility। ठीक है, warm forming is a precision forming operation carried out at a temperature range between 550 to 950 degree C। It is useful for forging of details with intricate shape with desirable grain flow, good surface finish and tighter dimensional tolerance। बेसिकली एक पर्टिकुलर मटेरियल स्टील के लिए ये चीज़ें डिफाइन की गई है, दैट इज़ द रेंज 550 टू 950 डिग्री सी। ये बेसिकली एक लार्ज रेंज है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की रेंज को डिफाइन कर रहा है। और आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप किसी ऐसे मटेरियल की फॉर्मिंग करना चाह रहे हैं जिनकी टेम्परेचर रेंज, इस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रेंज फॉल्स बिटवीन दिस 550 डिग्री सी टू 950 डिग्री सी, देन you can do it, and the better result which you will obtain after this warm forging will be a tighter dimensional tolerance with respect to hot working and good surface finish with respect to hot forming and lesser force and power requirement with respect to the cold forming। तो ये पूरी की पूरी आपकी डिस्कशन हो गई about the वार्म फॉर्मिंग प्रोसेसेस। एक छोटी सी पॉइंट और है, दैट इज आइसोथर्मल फॉर्मिंग। देखिए आइसोथर्मल फॉर्मिंग बेसिकली एक स्पेशल केस है जहां टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है फॉर द इंटायर फॉर्मिंग ऑपरेशन बीइंग कंडक्टेड। During hot forming, cooler surface surround the hotter interior and the variation in strength can result in non-uniform deformation and cracking of the surface. For temperature sensitive material, deformation is performed under isothermal condition where the temperature is maintained to be constant with different arrangements। The dies or tooling must be heated to the workpiece temperature, sacrificing the die life for product quality। बहुत सारे ऐसे वर्कपीस हैं जहां प्रोडक्ट हायर प्रोडक्ट क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और वैसे केस में अगर आप अपने डाई के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो डाई लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको इस चीज़ को करना पड़ता है। ठीक है, क्लोज टॉलरेंस
low residual stresses and uniform metal flow can be achieved with respect to these kind of isothermal forming processes. एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है जो गेट 2017 में पूछी गई थी, इस पर थोड़ी डिस्कशन हम लोग करेंगे आज. It is desired to make a product having T-shaped cross section from a rectangular aluminum block. Which one of the following process is to be expected to provide the highest strength of the product? Welding, casting, metal forming and machining. अब देखिए छोटी सी पार्ट है, डिस्कशन है, समझने की कोशिश करेंगे. आइए अपने एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं. आपको जो प्रोडक्ट फाइनली बनानी है वो आपकी टी शेप की एक प्रोडक्ट है, ठीक है. तो और आपके पास जो वर्क मटेरियल है वो आपके पास जो वर्क पीस है वो इस तरीके की एक वर्क पीस आपको दी हुई है एंड द मटेरियल हेयर इज़ अल्मोनियम, ठीक है. अब देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मेटल जॉइनिंग की पार्ट हमने अभी तक नहीं की है. तो एक पॉइंट है जहाँ आपकी वेल्डिंग होती है. मेटल जॉइनिंग मीन्स वेल्डिंग की अगर बात करें तो जहाँ वेल्डिंग की पार्ट है, सेवरल टाइम्स एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द वेल्डेड जॉइंट्स आर स्ट्रॉन्गर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस मेटल. जहाँ एलिवेटेड टेम्परेचर पे जॉइनिंग की जाती है ड्यू टू द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ हीट ट्रीटमेंट, आपकी जो वेल्ड जॉइंट होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. तो इस वजह से वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ की यूनिफॉर्मिटी है वो इक्वल नहीं होती है. अगर देखिए कास्टिंग की हम लोग डिस्कशन करें, अगर आपको एक वर्कपीस इस तरीके की दी गई है, ठीक है, और इसके ग्रेन स्ट्रक्चर की थोड़ी डिस्कशन करें तो कास्टिंग की जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही रैंडम होती है. इसीलिए वैसे प्रोडक्ट जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है उनके लिए कास्टिंग के पार्ट को हम लोग कभी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है. कास्टिंग. अगर देखिए मशीनिंग की बात करें, ठीक है, अगर मशीनिंग की बात करें और ये आपकी वर्कपीस है, ठीक है, और वर्कपीस में अगर आपने अपने वर्कपीस को कास्टिंग से ऑब्टेन किया और उसकी आपने हीट ट्रीटमेंट करा दी, तो आपने हीट ट्रीटमेंट कराने के बाद उसकी जो ग्रेन स्ट्रक्चर होती है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाती है, ठीक है. अगर आप इस प्रोडक्ट की अगर आप इस वर्कपीस से अपने फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे तो इस पार्ट को आपको और इस पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है. इस पार्ट को और इस पार्ट को रिमूव करना होगा. मतलब यहाँ भी जो ग्रेन स्ट्रक्चर है जो आप ऑब्टेन करेंगे वो ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगी, ठीक है. मतलब आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उनकी जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होगी. तो इस ग्रेन स्ट्रक्चर की वजह से अनअटैच्ड ग्रेन्स की वजह से आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की वो बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है. तो वेल्डिंग और कास्टिंग की बात और मशीनिंग की बात हम लोग कर चुके. बट यहीं जब आप एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, एक फॉर्जिंग के प्रोसेस को, जो कि आपकी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, उसे आप अगर यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर दिस प्रोडक्ट, देन आपकी अगर ये वर्कपीस है, आपने अगर इसकी जस्ट कास्टिंग के बाद भी इसे अगर कंसिडर किया है तो फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्जिंग आप इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे. कहाँ तक? आप इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ड्यू टू द एट द हॉट टेम्परेचर रेंज ऑफ एबव विच इज़ एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है. और इन्हें डाई में प्लेस करेंगे और डाई में प्लेस करने के बाद ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी? ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है. और अगर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेन्स बात करें तो
इस केस में इनकी जो ग्रेन्स होगी वो इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होगी, ठीक है। अ रेगुलर ग्रेन साइज विल अपीयर हेयर, अ अटैच्ड grain structure will appear here. Due to these attached grains, the mechanical properties which we will obtain after the operation of this forging or forming will have a better mechanical properties. तो अगर इस पॉइंट की थोड़ी डिस्कशन करें तो आप जो प्रोसेस यूज़ करेंगे तो आप जो प्रोसेस यूज़ करेंगे फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टी शेप, दैट विल बी योर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन एंड हो चुकी है आपके मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रोलिंग के पार्ट को। रोलिंग की पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस की भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज़ लेट मी नो। हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, email ID is there, a Twitter handle is there, and comment box is always there for you. And keep on liking, commenting in the videos, because you know it's a source of inspiration for me. उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में, कुछ और टॉपिक के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।